बच्चों, आज हम अपना 11वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये 11 चैप्टर नंबर 11 है, जिसका पार्ट फर्स्ट है जो आज हम देखेंगे। आप पढ़ेंगे। आप कक्षा 12 विषय इतिहास। तो कक्षा 12 में जो 3 पार्ट में किताबें डिवाइड है एनसीईआरटी की, तो थर्ड पार्ट में जब पहुंचते हैं तो हमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर मिलते हैं। कुछ जनजातीय आंदोलन से संबंधित होते हैं, जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित है। तो उसके बाद आने वाला पार्ट जो है तुरंत वो संबंधित होता है आंदोलन से। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि बंगाल की व्यवस्था को, जहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी, उसको कैसे कैप्चर किया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और कैसे वहां के जमींदार मजदूरों से भी बदतर हो गए। मजदूर कृषक आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो गए। जनजातीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे दिन प्रतिदिन उनका जीवन दयनीय होता चला गया, और कैसे संथालों को बसाया और संथालों के साथ फिर एक बार धोखा किया और उनकी जमीनों को भी हड़पना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने एक लंबा समय ऐसा बिताया है जिसमें उन्होंने शोषण किया, हर तरफ से शोषण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार का शोषण। वह मूलभूत संसाधन जिनका उपभोग व्यक्ति के पिता, उनके पिता के पिता, यानी 2-3 पीढ़ियों से व्यक्ति करता चला आया था, उन संसाधनों पर इन्होंने कब्जा किया, उन संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक हो जाता है कि प्रतिरोध करना, प्रत्युत्तर देना मानव धर्म है, मानव का स्वभाव होता है प्रत्युत्तर देना। किसी के साथ छोटा सा कोई कृत्य कीजिए, उसका प्रत्युत्तर तुरंत मिलता है, एक्शन का रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, विद्रोही और राज। राज का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था, जो कानूनी व्यवस्था थी अंग्रेजों की, जिसमें सिर्फ इतना ध्यान रखा जाता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनी का लाभ हो सके, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता था, उस बात को ध्यान में रखकर सारी नीतियां बनाई जाती थी। उस व्यवस्था को समझना है और उस व्यवस्था से कैसे विद्रोह उत्पन्न हुआ, लोगों में असंतोष कैसे आया और कैसे उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपना लिया। भाई, पहली बार किसी के द्वारा परेशान करने पर व्यक्ति मारपीट पे तो उतारू होता नहीं है। कुछ ना कुछ सहन शक्ति, सहनशीलता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसान होता है उसने थोड़ा सा अवॉइड किया होगा, अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और अवॉइड करना तब और भी स्वाभाविक हो जाता है जब सामने वाला हमसे ज्यादा सक्षम हो। भाई, अंग्रेज हर तरह से भारतीय जनमानस से उसमें ज्यादा सक्षम थे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक से क्षमता के हिसाब से ज्यादा जो है संपन्न थे। तो ऐसे में अवॉइड करना एक सबसे पहला रास्ता निकल के आता है। व्यक्ति छोड़ता है, ठीक है, जाने दो, तो अवॉइड किया होगा। फिर क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति होती चली गई और अंत में वो विद्रोह के रूप में आया। तो इस चैप्टर में हमको यही समझना है कि 1857 का आंदोलन, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष कहा जाता है, और व्याख्यान, इससे संबंधित लोगों के विचार कैसे हैं, व्याख्यान क्या क्या है, ये चीजें हमको इसमें समझना है। अगर सामान्य तरीके से देखें अपनी पुस्तक में, तो पुस्तक का जो पैटर्न है, सिर्फ उसी को पढ़ने से हम 1857 की क्रांति को नहीं समझ पाएंगे। 1857 में हुई क्रांति कहीं 2-4 साल के असंतोष का परिणाम नहीं थी, और ना ही किसी एक सैनिक के मन में आई अचानक कोई भावना थी कि अचानक बैठा बंदूक साफ कर रहे सैनिक, मन में आ गया चलो यार आज विद्रोह करते हैं, और उठा और जाके विद्रोह कर दिया। ऐसा भी नहीं था। एक लंबा दौर बीता था जिसमें शोषण को देखा था, और उस शोषण से निकलने के लिए, आजादी पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यह अनिवार्य हो गया था, अपरिहार्य हो गया था कि अब आवाज उठनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। तब ऐसा हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। जो प्लासी का युद्ध है वह भारतीय राजनीतिक दशा को तय करने के लिए सबसे अहम मोड़ माना जाता है। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि वह 23 जून 1787 का प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के आधुनिक कालखंड की पहली सीढ़ी था।
यानी वहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है और वहीं से यह निर्धारित हो जाता है कि भारत का भाग्य अगले 300 सालों तक क्या रहने वाला है। 200-250 साल जो भी रहा, 1947 तक, 57 से लेकर 1947 तक लगभग जो भी 200 सालों का इतिहास रहा है वो क्या रहेगा, ये वही निर्धारित हो जाता है 57 में ही। क्यों? क्योंकि उसके बाद भारत में अगर कोई शक्ति बचती है तो वो बचते हैं अंग्रेज। अब वो निर्बाध रूप से भारत में अपने द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां लागू कर सकते थे, चला सकते थे और उनका अनुपालन डंडे के दम पर करा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में जब वो सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर है, जब उनका प्रत्युत्तर दे पाना लगभग असंभव है, उत्तर देना शुरू करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो असंतोष था, ये जो उत्तर देने की प्रवृत्ति व्यक्ति में जन्मी आई, वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं थी और ना ही किसी एक घटना का परिणाम थी। इस आंदोलन के शुरू होने से, बड़े रूप में आने से पहले भी कम से कम 10 से 15 आंदोलन छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करते थे दोबारा आंदोलन के लिए। सन्यासी आंदोलन, जैसा कि हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ काव्य से देखते हैं, आनंद मठ ग्रंथ उनका जो है उससे हम देखते हैं, तो उसमें पाते हैं कि एक आनंद मठ में उल्लेख दिया गया है सन्यासी विद्रोह का। तो वो सन्यासी विद्रोह हम देखते हैं, मोपला विद्रोह हो गया, गाली जो है गारी खासो, ठीक, और पालीगार विद्रोह, ये बहुत सारे विद्रोह छोटे छोटे हुए हैं जनजातीय स्तर के, कबीला स्तर के, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस जो है वातावरण को तैयार करने में कि 1857 में बड़ा आंदोलन हो जाए बहुत मदद की है, अहम भूमिका रही है। तो हम लोग इसको समझने से पहले सबसे पहले हम अपना चैप्टर समझ लेते हैं कि हमारे चैप्टर में टोटल हमको पढ़ना क्या है ओवरऑल, और फिर उसके बाद एक सामान्य समझ के लिए 1 या 2 वीडियोस में 1857 का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और फिर वापस आएंगे अपने चैप्टर पे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो चीजें आवश्यक है, जो तथ्य आवश्यक है, वो आपके चैप्टर में नहीं दी गई हैं। तो एक डायग्राम हमारा दिमाग में तैयार हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को समझ लेने से, फिर उसके बाद हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो समझ में आती जाएंगी। तो इसके अंतर्गत आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो होगा 1857 का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक, पहला आपका हो जाएगा परिचय, इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विद्रोह का ढर्रा यानी ढर्रा या रास्ता, विद्रोह का रास्ता कौन सा था, क्या रास्ता अपनाया था। फिर इसके बाद आता है सैन्य विद्रोह कैसे हुआ। अब बच्चों, सैन्य विद्रोह कैसे हुआ, इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि सैनिकों के साथ कौन सी नीतियां चला रहे थे अंग्रेज, सैनिकों के साथ कैसे व्यवहार को अपना रहे थे, उनके प्रति क्या रवैया था अंग्रेजों का। ठीक, तभी हम समझ पाएंगे कि विद्रोह सैनिकों का क्यों हुआ। फिर इस विद्रोह में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही होगी हम पढ़ेंगे संचार माध्यम। इस संचार माध्यम में एक रोटी का टुकड़ा और एक कमल का फूल जो गांव गांव टहलाया जाता था और उस गांव से वो अगले गांव में जाता था, फिर अगले गांव से अगले गांव में जाता था। तो ये एक मैसेज था क्रांतिकारियों का और उस गांव में लोग स्वीकार करते हैं, फिर उस पूरे गांव में टहला के अगले गांव में भेज दे, इसका मतलब वो क्रांति के लिए समर्थन करते हैं, तैयार है। ठीक, ये इस तरह से था। तो ये संचार का माध्यम है, बहुत अच्छा सा, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो चीज अच्छी है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे अभी ये सब हो गया, तो नेता और अनुयायी। ठीक, बहादुर शाह जफर को आप विपिन चंद्रा की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज की किरणें अभी निकली ही थी, सूरज की किरणें अभी निकली ही थी कि एक जो है बैरकपुर से आया हुआ एक सैनिकों का दस्ता नदी पार यमुना को पार कर जो है दरबार में पहुंचता है। उस समय क्या था, रमजान का महीना चल रहा था। जो बहादुर शाह जफर थे वो बहुत ही अर्ली जग गए थे, अपना नाश्ता वास्ता करके तैयार थे। फिर पहुंचते ही उस दस्ते ने, उस दल ने उनसे कहा कि आप मेरा नेतृत्व स्वीकार कर लीजिए और
हम देश की आजादी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, ऐसे में आप हमारे मुखिया अगुआ बनिए। तो ये स्थिति थी। वो स्थिति बनी तब जो बहादुर शाह जफर थे उनके बारे में पहले ही घोषणा कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि आप मुगल वंश के अंतिम शासक होंगे, आपके बाद अगर कोई उत्तराधिकारी भी आता है तो वह सिर्फ प्रिंस होगा और वह जो है उत्तराधिकारी या शासक नहीं होगा। अभी आप देखते हैं बहुत सारे देशों में वहां के प्रिंस मिलते हैं, वहां के प्रिंस हैं, राजा का नाम नहीं आता। तो इसका मतलब यही है कि वो राजा जो था, अंतिम राजा, उसके बाद जो भी आया उसका उत्तराधिकारी पुत्र, वो सब प्रिंस के तौर पे आए, राजा नहीं बने। तो यहाँ पर भी ये हो गया था। तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व स्वीकार किया। हालांकि इस क्रांति जो थी वो असफल रही, लेकिन काफी हद तक सफलता के नए आयाम गढ़ गई। तो इसके बाद आता है अफवाहें और भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियां। फिर इसके बाद आपका बुक में अगला टॉपिक जो आएगा वो होगा लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ठीक, सिंपल सा। फिर इसके बाद ये आपका पहला पॉइंट था, पॉइंट 1 ABCDEF, ठीक। अब यहाँ से आपका दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। अब इसके अंतर्गत जो भी आपको पढ़ना है वो है अवध का विद्रोह। अवध का विद्रोह 1856 में अवध को यह आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था में मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया था। ये इसका ए हो गया। फिर इसके बाद एक हेडिंग मिलेगी कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। चेरी फल, गिलास पर चेरी फल कहते हैं इंग्लिश में। तो कहने का मतलब था कि सारे शासक जो होते थे, जो भी अधिकारी होते थे, जो गवर्नर होते थे, वो ये कहते थे कि बढ़ रहा है तो और बढ़ने दीजिए, एक ना एक दिन आएगा तो हमारे ही पास। ये कहने का मतलब, तो इस जो हेडिंग थी, ये हेडिंग ये वाली है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ठीक, ये इनका मानना था। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हेडिंग आती है देह से जान जा चुकी है। फिर फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, ठीक। देह से जान जा चुकी। जब इस टॉपिक को हम बुक में पढ़ेंगे तो उसमें चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि ये किस संबंध में कहा गया है। और फिर फिरंगी राज का आना कैसे है ये भी उससे में समझेंगे। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट जो आता है वो है विद्रोही क्या चाहते थे। विद्रोही क्या चाहते थे। इसके बाद एकता की कल्पना, एकता की कल्पना उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ, प्रतीकों के खिलाफ। फिर
वैकल्पिक सत्ता की तलाश, ये सारे टॉपिक हमारे इसमें आने वाले हैं। अब हम लोग जो इसका पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा पॉइंट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। चौथे में फाइनली जो है अंत में दमन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। दमन, तो आप समझ ही रहे होंगे किसका दमन, भारतीय आंदोलनकर्ताओं का दमन। फिर विद्रोह की छवियां, विद्रोह की छवियां, इसको पढ़ना है हमें, विद्रोह की छवियां। इसके बाद रक्षकों का अभिनंदन, रक्षकों का अभिनंदन। इसके बाद अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। इसके बाद प्रतिशोध और सबक। बच्चों, प्रतिशोध और सबक, हम यहाँ पहुंचे थे। उसी बीच में आपको एक विचित्र सी आवाज सुनाई पड़ेगी, तो धैर्य के साथ उसको सुन लीजिएगा। दरअसल जहाँ मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो खुला हुआ है थोड़ा सा, तो लोगों का आना जाना दाएं बाएं से हो जाता है, और ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी लगता है कि व्यक्ति अकेले कैसे पढ़ा रहा है। तो वो जो विचित्र तरह की आवाज है उसको आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि अब जो है इतना हम आगे निकल चुके हैं, 17-18 मिनट वीडियो बना चुके हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर से करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही है, सिर्फ ये चैप्टर को समझना ही है, इसलिए हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ, 2 सेकंड की होगी विचित्र सी आवाज जैसे उसमें, और भाई खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो सकता है आप लोगों को सुनाई भी ना पड़े, बहुत स्लो थी। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, नाउ कंटिन्यू। प्रतिशोध और सबक। फिर दहशत का प्रदर्शन, दहशत का प्रदर्शन। उसके बाद दया के लिए कोई जगह नहीं। राष्ट्रवादी दृष्टि, तो बच्चों इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है इतने टॉपिक्स में डिवाइड है। होता क्या है, मोस्टली हमको जो पढ़ना है, जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें 1857 की क्रांति समझ में आ जाए, रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य ये है। चैप्टर में जो है वो चीजें बिखरी हुई है, आप देह से जान जा चुकी है, मतलब लाइक शायरी। तो क्या है कि आपको समझना है, चैप्टर को समझना है, चैप्टर से आपको एक विजन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आवश्यक ये है कि आपकी आंसर राइटिंग भी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग का तरीका भी आपके पास आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के बाद डायरेक्ट में 2 या 3 वीडियोस में, हो सके अगर कोशिश करूंगा तो 2 ही वीडियो में, हो सकता है ज्यादा हो तो 3 में, एक कॉम्पैक्ट 1857 रिवोल्ट के बारे में बताऊंगा। कैसी परिस्थितियां बनी, कौन सी नीतियां थी जिसके कारण असंतोष उत्पन्न हुआ,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1757 के प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, इलाहाबाद की संधि से लेकर कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और जनमानस कैसे असंतुष्ट होता जाता है और धीरे धीरे छोटे छोटे विद्रोह होते हैं और छोटे छोटे विद्रोहों के बाद एक बड़ा विद्रोह 1857 का हो जाता है। फिर उस 1857 के हुए विद्रोह के बारे में जो इतिहासकार हैं, भारतीय और विदेशी, इन सबका अपना अपना क्या नजरिया है, ये क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये चीजें मैं आपको 2 से 3 वीडियोस में समझा दूंगा और उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। तब हमें एक आंसर राइटिंग का विजन मिल जाएगा। इस चैप्टर से ऐसे पढ़ने से आंसर राइटिंग का विजन थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है और फिर उसके लिए अदर बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, हेल्पिंग बुक लेनी पड़ेगी अगर आपको आंसर राइटिंग आपको लिखना। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक दशा का निर्धारण हो गया, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसमें तो आपको समझना पड़ेगा ना कि 1857 की दशाएं क्या थी, कौन कौन लड़ा, क्या हुआ, कैसे उसका परिणाम निकल के आया और फिर आगे ये सारी चीजें होती गई। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इस चैप्टर को समझ लीजिए। इतना मानिए कि पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही बात को समझना है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके बाद उस पर लोगों के व्याख्यान क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधे आएंगे अपने 1857 के रिवोल्ट पर और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे अपने चैप्टर पे। ठीक है, थैंक यू। इसको देखिए, समझिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए।